हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 की गणित विषय का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 के जो भी छोटे प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने कर लिया था। और अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें प्रश्नों की संख्या है 6। इन्हें हम हल करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं और आगे हम पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब हमारे पास में है प्रश्न संख्या 2 है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मैट्रिक्स दी है हमें कि अवयव -1 2 0 -4 3 1 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, ये हमें इस खाली स्थान में भरना है, यानी रिक्त स्थान में हमें भरना है। यानी हमें जो एक मैट्रिक्स दी है इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम हमें ये करना है। पहले हम प्रतिलोम के बारे में समझते हैं कि प्रतिलोम क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास में ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट हो, इस एलिमेंट के साथ हम कोई ऑपरेशन लगाएं स्टार, और यहां हम ये कहें कि कोई दूसरा एलिमेंट यहां क्या रखें कि आपके पास ए ही आ जाए। ऐसा कौन सा एलिमेंट रखें कि वापस से ए आ जाए? तो यहां जो एलिमेंट रखते हैं ई, ए स्टार ई, तो ये जो ई होता है ये होता है तत्समक एलिमेंट। पहले हम तत्समक अवयव के बारे में जानेंगे। ए स्टार ई इज इक्वल टू आपके पास में ए ही आए तो इसे हम कहते हैं तत्समक अवयव। ई क्या है? ई है तत्समक अवयव। ई को कहते हैं हम तत्समक अवयव। ई को क्या कहेंगे? हम तत्समक अवयव कहेंगे। अगर ई तत्समक अवयव है तो अब हम चर्चा करते हैं कि अगर मान लो ए आपके पास में कोई एलिमेंट है और इसका इनवर्स क्या होगा। अगर ए है, ऑपरेशन जो भी आपके पास दिया हुआ है, संक्रिया जो भी आपके पास दी हुई है, स्टार प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या गुणा हो सकता है, और इसके साथ जो एलिमेंट यहां हम संक्रिया में लगाएंगे, जो भी यहां एलिमेंट लगाएंगे, मान लो जो भी आएगा वो ए इनवर्स आएगा, यानी ए का प्रतिलोम आएगा। किसके साथ ये संक्रिया लगाएं कि आपके पास तत्समक एलिमेंट आ जाए, यानी ई आ जाए। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि प्लस की संक्रिया है, आपके पास ए है, और हम इसके साथ क्या ऐड करें कि आपके पास ए ही आ जाए। तो हम ऐड करते हैं यहाँ जीरो, जीरो ऐड करने से हमारे पास में ए ही आ जाता है। इसका मतलब योग के लिए योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव क्या होगा? जीरो होगा। जो योग के लिए तत्समक अवयव है वो क्या होगा? जीरो होगा। अब हम देखते हैं कि ए का प्रतिलोम क्या होगा जब हमारे पास में तत्समक अवयव क्या है? जीरो है। तो अब हम यहां चर्चा करते हैं कि ए आपके पास है तो यहां हम प्लस का साइन ले, और यहां हमारे पास में रखा जाएगा योज्य तत्समक अवयव। तो यहां जो एलिमेंट रखे हैं कि वो इसके जो भी यहां ऑपरेशन लगाए तो आपके पास जीरो आ जाए। तो यहां जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इस ए का प्रतिलोम होगा। इस ए का क्या होगा? प्रतिलोम होगा। तो यहां हम रख देते हैं -a, तो a माइनस ए करते हैं हमारे पास जीरो आ जाता है। यानी योज्य प्रतिलोम हम ज्ञात करते हैं तो जो आपके पास में कोई भी संख्या है या कोई भी कंटेंट दिया है हमारे पास में, जैसे ये मैट्रिक्स दिया है, अगर इसको हम माइनस चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स का जो भी आपके पास योज्य तत्समक होगा, जैसे मान लो कि 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है हमें, या योज्य तत्समक निकालना है पहले, तो पहले योज्य तत्समक निकालेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 2x2 का योज्य तत्समक एलिमेंट होगा, तत्समक अवयव होगा अवयव का। अब हमारे पास में यहां देखिए 1 2 3, यहां 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है वो 3x2 की मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स है। तो अब हम इसे ये कह सकते हैं कि हम जो योज्य मैट्रिक्स योज्य तत्समक निकालेंगे वो क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 0। ये भी 3x2 का ही होगा, ये भी 3x2 का ही होगा। अब हम जो निकालेंगे प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर देंगे, यानी प्रत्येक एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारे पास अवयव आएगा यानी मैट्रिक्स आएगी वो योज्य प्रतिलोम होगी। तो इसे हम आगे हल करते हैं। तो देखो इसे हल करते हैं हम, हमारे पास में आया है, देखो a इज इक्वल टू है -1 2 0 -4 3 और 1, और इसे हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होगा? जो योज्य तत्समक होगा, जो योज्य तत्समक होगा इस मैट्रिक्स के लिए वो क्या होगा? 0 0 0 0 0 0, यानी हमारे पास 3x2 की एक शून्य मैट्रिक्स है, वो इसका योज्य तत्समक अवयव होगी। तो ये बराबरी में आए तो हमारे पास में ये होना चाहिए कि a, और यहां रखेंगे प्लस और यहां माइनस का a, तो हमारे पास में क्या आ जाता है? ये जो 3x2 की शून्य मैट्रिक्स है ये आ जाती है। तो यहां जो -a है ये क्या होगा? योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम का मान कितना आएगा? योज्य प्रतिलोम होगा
इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस का 2 और यहाँ आएगा 0 और यहाँ आ जाएगा माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा और यहाँ 3 और 1 यानी माइनस का 3 और माइनस का 1 आ गया। ये इसका युज्य प्रतिलोम होगा। क्या होगा? 1 माइनस 2 0 4 माइनस 3 और माइनस का 1 होगा। ये हमारे पास जो अवयव दिया था उसका युज्य प्रतिलोम निकला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में वो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो प्रश्न दिया है हमारे पास में वो ये है कि एक हमें बिंदु दिया है कि x बराबर 4 पर वर्गमूल x की पावर -3 का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमें कि हमें दिया है कि x बराबर 4 पे मान निकालना है। इसको हम रख लेते हैं y के बराबर, माना इसको y के बराबर मान ले हम, तो ये आ गया माना y बराबर वर्गमूल x की पावर -1/3, सॉरी -3 है, वर्गमूल x की पावर -3 और इसको हम ये लिख सकते हैं वर्गमूल 1/x की पावर 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसे आगे और हल करते हैं हम तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो x है, सॉरी 1 है, 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा और ये वर्गमूल x की पावर 3। और इसे थोड़ा सा और हल करके देख लें तो हमारे पास ये आ जाएगा y बराबर 1/x की पावर 3/2 भी इसे लिख सकते हैं। y बराबर 1/x की पावर 3/2 भी इसे लिख सकते हैं। या फिर इसे हम और भी आगे हल करें तो x की पावर -3/2 लिख सकते हैं। अब इसका आसानी से अवकलन हो जाएगा। अवकलन हो जाएगा तो देखो हम जानते हैं सिंस x की पावर n का हम अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाता है n x की पावर n-1 आता है, n x की पावर n-1 आ जाता है। तो अब हम देखते हैं x की पावर n-1 है तो अब हम यहां जो घात है -3/2 है, अब हम इसे हल करते हैं तो y का तो जाएगा dy/dx आ जाएगा और इसका अवकलन करते हैं तो n पहले आ जाता है यानी -3/2 पहले आ गया और इसके बाद में है x की पावर x की घात n-1 यानी -3/2 और -1 आ गया। इसे आगे और हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx -3/2, ऐसा कैसा रहेगा -3/2 और ये x की घात हो गया -5/2 हो गया। अब हम इसे और हल करते हैं तो dy/dx -3/2 और इसे लिख सकते हैं हम 1/x की घात 5/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं x की घात 1/x की घात 5/2 लिख सकते हैं, यानी नीचे आने पे ये घात प्लस में हो गई। अब हमारे को जो बिंदु दिया है x बराबर 4 इस पर इसके अवकलज का मान निकालना है, यानी dy/dx का मान जो दिया है इसके ऊपर निकालना है x बराबर 4 पर। तो x की जगह हम यहाँ 4 रख देते हैं तो x की जगह हम 4 रखेंगे तो ये -3/2 और यहाँ जो आएगा आगे 1 बटा और यहाँ रख देते हैं 4 और 4 की घात 5/2। पहले तो हम इसका 4 का वर्गमूल हल कर लेते हैं, यानी 5/2 है ना घात है तो पहले 1/2 हल करेंगे तो 4 की घात 4 की पावर 1/2 को हल करेंगे तो हमारे को मिलेगा 2। अब 2 की घात कितनी हो गई 5 बची है, सिर्फ कितनी बची है 2 की घात 5 है और ये है हमारे पास में dy/dx बराबर -3, यहां 2 की घात 5 बची है और नीचे है 2 की घात 1 पहले से थी तो यहां हो गया 2 की घात 6 आ गया। अब 2 की घात 6 को अब हल करते हैं तो हमारे पास 2 की घात 6 का मान आता है 64। तो अब इसका जो फाइनली सॉल्यूशन आएगा -3/64 आएगा। क्या आएगा -3/64 आएगा। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें हमें क्या भरना होगा -3/64, इसमें क्या आएगा -3/64, इसमें जो मान आएगा वो आएगा -3/64 आएगा। माइनस का 3/64 है, -3/64 यहाँ रिक्त स्थान में आएगा। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में देखो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आया है जो अवकलन के अनुप्रयोग है वहां से आया, जो अवकलन के अनुप्रयोग है वहां से आया है और इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है हमारे पास में, यहां पे लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। वृत्त की त्रिज्या है यानी r है, समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है। तब वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है हमें। वृत्त की परिधि में परिवर्तन किस दर से हो रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिखते हैं हमें, जो दिया है
क्या दिया है हमें? दिया है वर्त की जो परिधि है, वर्त की परिधि कितनी है? 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से वर्धी हो रही है, यानी त्रिज्या है, माना वर्त की त्रिज्या बराबर आर, और आर में जो परिवर्तन है, आर में वर्दी को हम लिख देते हैं डी आर अपॉन डी टी, और इसका मान कितना दिया है? 0.7 सेमी पर सेकंड, 0.7 सेमी पर सेकंड दिया है। और हमें क्या निकालना है? वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर। और हम जानते हैं कि वर्त की परिधि को हम लिख लेते हैं कि जो वृत्त की परिधि होगी वो कितनी होगी? वर्त की जो परिधि है वो ये होगी 2 पाई आर होगी। वर्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर, और इसे हम पी के बराबर मान लेते हैं। ये हमने मान लिया है, ये हमने क्या किया? मान लिया है। अब हम देखते हैं इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे समय टी के सापेक्ष परिवर्तन, यानी अवकलन कर लेते हैं इसका। तो या तो क्या आ जाएगा? dp अपॉन dt, यानी जो आपके पास परिधि है उसमें परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो dp अपॉन dt लिखेंगे। और यहां देखो 2 पाई r, और 2 पाई तो ऐसा कैसा आ जाएगा? ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और r का जब हम परिवर्तन लिखेंगे तो dr अपॉन dt लिखेंगे। और अब इसके अंदर हम dr अपॉन dt की वैल्यू पहले हमें दी है वो रख देते हैं। तो क्या आएगा? तो इसमें रख देते हैं हम dp अपॉन dt बराबर 2, और ये पाई है, पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7, और dr अपॉन dt का मान है 0.7 इंटू 0.7। तो जो dp अपॉन dt का मान है इसे आगे हल करते हैं हम। तो ये तो 2 इंटू और फिर 22 है, तो ये तो 44/7 हो गया, और इसे हल करते हैं तो 7/10 लिख सकते हैं, और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में जो dp अपॉन dt आया है, dp अपॉन dt आया है वो कितना आएगा? ये जाएगा 4.4 सेमी पर सेकंड। जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है? 4.4 सेमी पर सेकंड से हो रहा है। तो यहां जो हमारे पास में आएगा, ये आएगा हमारे पास में 4.4 सेमी पर सेकंड, यानी जो वर्त की परिधि में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 4.4 सेमी पर सेकंड की दर से हो रहा है। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहां हमें समाकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें समाकलन ज्ञात करना है। और समाकलन को हम देखते हैं, इसे लिख लेते हैं हम आई बराबर में। आई बराबर में आएगा समाकलन 3x की घात 2 प्लस 4x की घात 3, और बार है हमारे पास में dx है। जब समाकलन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो x की पावर n है, x की पावर n का समाकलन, x की पावर जो n है उसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास आता है x की पावर n+1 बटा n+1, x की पावर n+1 बटा n+1 आता है। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे 3, और ये x की घात 2, और ये आ गया dx, प्लस 4 बार रख लेते हैं, और यहाँ x की पावर 3, और ये आ गया dx। अब हम चलते हैं आगे, तो i बराबर में आ जाएगा 3, यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ लिख देंगे इंटू में x की घात 3 बटा 3, और प्लस यहाँ इसे हल करते हैं तो 4 बार आ जाएगा x की घात 4 बटा 4, और यहाँ समाकलन की कोई सीमा नहीं दी है तो इसका मतलब अनिश्चित समाकलन है, तो हम लास्ट में प्लस का c कोई कांस्टेंट और ऐड करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो समाकलन का मान आया है i का मान x की घात 3 यानी x³ प्लस x की घात 4 और प्लस का c आया है। ये किसका मान आया है? ये समाकलन का, यानी ये जो प्रश्न में दिया था इसका हल आया है हमारे पास में। तो हम यहाँ जो ब्रैकेट है इसमें, सॉरी रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? x³ प्लस x की पावर 4 प्लस का c आ जाएगा, x³ प्लस x की पावर 4 प्लस c आ जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे पास में जो प्रश्न है वो ये है कि जो प्रश्न है ये लिखा हुआ है इसमें, यदि एक रेखा की दिक् को जाए के हैं, यानी जो दिक् को जाए हैं उन्हें हम लिखते हैं दिक् कोसाइन, जिनको बोलते हैं LMN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? LMN से लिखते हैं। और यहाँ LMN का मान दिया है के तीनों का मान के है।
तो अब के का मान यहां पूछा है कि के बराबर यहां क्या बने रिक्त स्थान में। तो पहले तो हम ये लिखेंगे, दिया है हमें, दिया है दिक् कोजैन एल एम तथा एन क्रमशः क्या है, के और के है। यानी एल बराबर हमारे पास क्या है, के है। एल का मान क्या है हमारे पास में, के है। और एम का मान क्या है, ये भी के है। और एन का मान क्या है, ये भी के है। यानी एल एम और एन का मान, तीनों का मान के यही दिया है हमारे पास में। अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम ये जानते हैं कि जो दिक् कोजय है, दिक् कोसाइन है, इनमें हमने जो संबंध सुना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में क्या होता है, एक होता है। तो वही संबंध हम यहां लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में एक यहां लिख देंगे। अब हम यहां एल एम और एन का मान पुट कर लेते हैं। एल का मान भी के, एम का भी के और एन का भी के। तो हम यहां एल एम एन का मान रखते हैं, तो आएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस में के स्क्वायर और बराबर में आ गया एक। ये भी के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, यानी हमारे पास जुड़ के ये हो गया 3 के स्क्वायर बराबर में एक आ गया। अब इसे आगे और हल करें हम, तो हमारे पास में ये आएगा कि 3 के स्क्वायर है, यानी के स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 1/3 आ गया। और के का मान अब अगर हम यहां देखते हैं तो के का मान आएगा, जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये प्लस माइनस 1/3 आ गया। क्या आ गया, के बराबर प्लस माइनस 1/3 का वर्गमूल। यानी हमारे पास जो ब्रैकेट में जो भरना है, ये जो क्या आएगा यहाँ के का मान प्लस माइनस 1/3, ये आएगा के का मान। मैं आशा कर रहा हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास में, देखो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसने कहा है कि यदि 2pa बराबर pb 5/12 है और pa बटा b बराबर 1/5 है, तो pa यूनियन b का मान ज्ञात करना है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें कि यहां रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसकी साइज और बड़ी कर लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से दिख सके प्रश्न। यहां लिखा हुआ है देखो कि 2pa बराबर में दिया है pb और इसका मान है 5/12 और pa बटा b दिया है हमें pa बटा जो b है वो कितना है, 1/5 है। pab का मान कितना है, 1/5। और हम जानते हैं क्या कि जो pa बटा b है इसका मतलब क्या होगा, pa बटा b का मतलब होता है pa इंटरसेक्शन b बटा pb, यही होता है। pa बटा b का मतलब pa इंटरसेक्शन b बटा pb होगा। अब हमारे पास में pa बटा b का मान भी है 1/5 और pb का मान भी है 5/12। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं pa इंटरसेक्शन b का मान। अगर हम यहां रखते हैं 1/5 और यहां हम pa इंटरसेक्शन b ऐसा कैसा रख लेते हैं और नीचे रखते हैं हम pb का मान जो कितना है, देखो 2pa बराबर या फिर pb बराबर 5/12 है। तो यहां हम रख लेते हैं 5/12। अब हम यहां से pa इंटरसेक्शन b का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, तो यहां से आएगा pa इंटरसेक्शन b बराबर में आएगा, ये यहां आ जाएगा 1/12। क्या आएगा, 1/12 आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसको, pa इंटरसेक्शन b का मान आया 1/12 आ गया। और अब हमें जो पूछा है उस पे चलते हैं कि pa यूनियन b निकालना है। क्या निकालना है, pa यूनियन b। और pa यूनियन b का मतलब है pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। pa यूनियन b का मतलब हुआ कि pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b, इन सभी का मान हमारे पास में है। तो यहां आएगा pa यूनियन b बराबर में pa का मान कितना है, pa का मान देखो यहां लिखा हुआ है हमारे पास में कि pb का मान 5/12 है और 2pa का मान 5/12 है। तो यहां से हम देखेंगे कि pa का मान कितना आएगा, ये 2 यहां नीचे आ जाएगा तो 5/24 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे pa का मान 5/24 प्लस pb का मान कितना है 5/12, तो यह आ गया 5/12 माइनस इसका मान कितना आया, pa इंटरसेक्शन b का मान आया 1/12। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे, pa यूनियन b और यहां हम 24 इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां 5 ऐसा कैसा आ जाएगा। और इसके आगे चलते हैं तो यह आ जाएगा 2, तो यानी 10 हो जाएगा यहाँ, और माइनस तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। तो यानी pa यूनियन b बराबर 15 माइनस 2/24, यानी pa यूनियन b का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास में 13/24। क्या आएगा, 13/24 आएगा। तो pa यूनियन b का मान कितना है, 13/24 आया है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आगे। तो पहले इसको देख लिया अच्छे से। ये प्रश्न ऐसा है कि इस टाइप के लॉजिकली प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो इसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें 6 प्रश्न आएंगे। तो हमने 6 प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो देख लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। तो जो प्रश्न संख्या 3 है उसके ऊपर अब हम चर्चा कर रहे हैं।